सोमालिया जब इजराइल का पोत रोक रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए बावल मंदब बंद करने की धमकी के साथ ट्रंप को 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है। समझौता कर लो, नहीं तो तबाही आएगी। तो जहां पर आपके जाती मफाद होते हैं वहां पर आप बारूद भिजवा देते हो, और जहां पर आपको लगता है कि हमको खतरा है या इजराइल को खतरा है तो वहां पे आप शांति की बात करते हो। न्यूक्लियर ईरान को नहीं बनाना चाहिए, चलिए ठीक है नहीं बनाना चाहिए, तो अब आप बता दीजिए कि इजराइल को क्यों बनाना चाहिए। बहुत बहुत इस्तकबाल है। यादवेंद्र जी कह रहे हैं मुमताज भाई, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। सोमालिया जब इजराइल का पोत रोक रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए बावल मंदब बंद करने की धमकी के साथ ट्रंप को 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है। समझौता कर लो, नहीं तो तबाही आएगी। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है कि परवीन गुलशन लिखा है कि ईरान अमेरिका से बात करना बंद करना चाहिए। ज्यादा खुशामद करना ठीक नहीं है। ईरान को चाहिए इजराइल पर दबाव बनाकर फिलिस्तीन को आजादी की ओर ले जाए। ये बिल्कुल सही है, और ये मौका बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ऐसी खबरें वेस्टर्न मीडिया चैनलों पर प्रोपेगेंडा के तौर पर दी जाती हैं। पेंटागन ने 2 दिन पहले ही बतलाया कि माइंस के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं, बिल्कुल। लेकिन पहले ये दावा हो रहा था कि हम सब मिल करके साफ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो झूठ जिस तरह से बोला जाता है, तो राशिद साहब क्या अपडेट है? मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा अपडेट, लेकिन फिर भी क्या किस तरह से हालात को देख रहे हैं? अमेरिका, जो हम लोग बात कर रहे थे, अमेरिका भागना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि जीत किसी तरीके से डिक्लेयर हो, उसके बाद जाएं। तो बहरहाल क्या अपडेट्स हैं राशिद साहब? देखिए मुमताज भाई, अमेरिका को ये लगता है कि अमेरिका ने इनके होर्मुज पे नाकेबंदी करके ईरान को बैकफुट पे कर दिया है, जबकि ईरान के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन कुछ तो असर है। अगर असर नहीं होता तो 1 हफ्ते 10 दिन से क्यों नाकेबंदी करके अमेरिका बैठा रहता। वो तो अपनी स्ट्रेटेजी थोड़े थोड़े देर में बदलता रहता है। तो कुछ जहाजें रोकी जाती हैं, कुछ जहाजें डाइवर्ट कर दी जाती हैं। तो जिस तरीके से आज भी एक जहाज को इन्होंने रोका था, वो जहाज का ईरान से या ईरान के तेल से कोई लेना देना नहीं था, उसकी तलाशी हुई, उसके ऊपर फिर आपत्ति भी हुई कि इस तरह से अमेरिका को नहीं करना चाहिए कि जिस जहाज का अमेरिका से या अमेरिका के तेल ईरान से, ईरान के तेल से कोई लेना देना नहीं, उस जहाज की तलाशी क्यों, और जबकि उस पे चाइना का झंडा भी नहीं, वो कार्गो था। तो अमेरिका का सेंटकॉम का एक ही चीज का कहना था कि हम तो हर गाड़ी हर शिप पे तलाशी इसलिए लेना चाहते हैं कि कोई गलत हथियार ईरान के हाथ न लगे। तो ईरान से इतना डर है कि हथियार लग जाएगा तो हमारे लिए खतरा है, और दूसरी तरफ आप इसराइल को हथियार पे हथियार दे रहे हो, दूसरी तरफ आप यूक्रेन को हथियार पे हथियार दे रहे हो। तो शांति की बात खाली एक तरफ नहीं की जाती है, शांति की बात हर तरफ से आती है। तो अगर आप शांति वाकई चाहते हैं तो फिर आपको ईरान से हथियार देने से रोकना है तो आपको इसराइल को भी रोकना पड़ेगा, उसको भी नहीं दीजिए हथियार। आप यूक्रेन को भी मत दीजिए। जहां पर आपके जाती मफाद होते हैं वहां पर आप बारूद भिजवा देते हो, और जहां पर आपको लगता है कि हमको खतरा है या इसराइल को खतरा है तो वहां पे आप शांति की बात करते हो। न्यूक्लियर ईरान को नहीं बनाना चाहिए, चलिए ठीक है नहीं बनाना चाहिए, तो अब आप बता दीजिए कि इसराइल को क्यों बनाना चाहिए। इस बात का जवाब नहीं है, जबकि इसराइल को बहुत शुरू में ही फ्रांस ने न्यूक्लियर दिया था, कोई आज की बात नहीं है। और उसने अपने आप को आईएईए में रजिस्टर्ड कराया भी नहीं। आईएईए के कोई भी ऑफिशियल उसके यहाँ ऑफिशियली जा भी नहीं सकते। लेकिन जब पिछले दिन वॉर में डिमोना में अटैक हुआ था, तो पता नहीं कहाँ से एक अभूतपूर्व तरीके से आईएईए का इंस्पेक्टर ने जाके वहां पर इंस्पेक्शन भी कर लिया फौरन 2 घंटे के अंदर, और रिपोर्ट भी उसने दे दी कि आज इज ओके, कोई खतरा नहीं है। ये ये हेडलाइन चली थी।
न्यूज चैनल्स पे कि आईएईए ने कहा कि यमुना में कोई खतरा नहीं है, वो 2 घंटे के बाद। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ काला काला पीछे चल रहा है और दुनिया को दिखाया कुछ और जा रहा है। तो इस तरीके से तो दुनिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। जिसके साथ गलत होगा, जो प्रताड़ित होगा, वो तो चिल्लाएगा। अब तक के सबसे ज्यादा डॉलर के मुकाबले रियाल में गिरावट आई है ईरान की, रिकॉर्ड गिरावट सबसे ज्यादा आई है। तो ईरान को अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन रशिया से डर गया? लड़ नहीं रहा है, प्रॉपर लड़ रहा है, अटैक कर रहा है, वो भी लड़ रहा है। अपनी जमीन के लिए हमास भी लड़ रहा है, हिजबुल्ला भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सब अपनी चीज के लिए लड़ेंगे और ईरान खामोश बैठ जाएगा, वो भी लड़ेगा अपने लिए। ठीक है, आइए एक बार इधर की या उधर की हो जाए। आप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हो और ईरान आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, लेकिन वो आपके सोल्जर्स को डिस्टर्ब करेगा। वो आपके सोल्जर्स को डिस्टर्ब करेगा, आपके यहाँ की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगा। अभी तक की रिपोर्ट आई है कि $25 बिलियन खर्चा हो चुका है। $25 बिलियन अमेरिका ने अभी तक खर्चा कर दिया। अमेरिका के लिए $25 बिलियन क्या मतलब है? आज ही $105 बिलियन का लोन पास किया है ईयू ने यूक्रेन के लिए कि $105 बिलियन का उसको लोन दे दिए और वो $105 बिलियन का ईयू से ही हथियार खरीद लेगा। कुछ जर्मनी से खरीद लेगा, कुछ फ्रांस से खरीद लेगा, कुछ ब्रिटेन से खरीद लेगा। तो यानी अपना पैसा अपने हाथ वापस आ गया। तो ये है जियो पॉलिटिक्स। अब जो मुल्क ऐसे हैं जो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनको मजबूर किया जाता है, उनको घसीटा जाता है कि या तो तुम आके सरेंडर कर दो या फिर आके लड़ो। तो ऐसे में जो वाकई सरेंडर वाले मूड के होते हैं, डरपोक होते हैं, वो नतमस्तक हो जाते हैं, जी हुजूर जैसा आपका आदेश, जैसा आपका हुक्म। और जो गैरतदार होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं, तो उनका भी कहना सही है कि भाई मेरा मुल्क है, मेरी जमीन है, आप कौन हो तो बीच में इंटरफेयर करने वाले, मैं आपकी क्यों सुनूं? तो वो कहते हैं कि भाई मैं गुंडा हूं, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मेरी बात नहीं मानोगे मैं पाशार रूप में भेज दूंगा। ये तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है आपके देश में। अगर सब चलता है तो उसकी सीआरपीसी की धाराएं हैं। कोई किसी को धमकाता है, आप जाइए पुलिस स्टेशन, एफआईआर कराइए, सामने वाले मुकदमा चलेगा। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कंप्लेन कहाँ की जाएगी? जो ऐसी धमकी दे रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री धमकी दे रहे हैं, इनकी एफआईआर कहाँ होगी? कहीं नहीं हो सकती इनकी एफआईआर। तो इंटरनेशनल फोरम पर जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप ताकतवर हैं तो आप सबको नचाएंगे। आप अगर ताकतवर हैं, आप किसी का जो चाहे वो बिगाड़ दें। देखिए, जंग एक ऐसी चीज है जिसमें अंत यही हुआ, न कोई हारा न कोई जीता। फिर बाद में आकलन होता है कि हमने क्या क्या खोया। क्या आपको लगता है 4-5 सालों में यूक्रेन हरा पाया है और उस वाली रशिया हरा पाया है यूक्रेन को? यूक्रेन रशिया से बहुत बड़ा, रशिया यूक्रेन से बहुत बड़ा देश है। अगर आप देखोगे भौगोलिक में भी कम से कम 5 गुना ज्यादा बड़ा है, अर्थव्यवस्था में बड़ा है, आर्मी में बड़ा है, हर चीज से बड़ा है वो। लेकिन फिर भी यूक्रेन लड़ रहा है। हमास को आज तक इसराइल डिसआर्म कर नहीं पाया। हमास एक संगठन है, इसराइल एक ताकतवर देश है जो अमेरिका के खैरात पर जी रहा है। वही हाल हिजबुल्ला का है, आज तक डिसआर्म नहीं कर पाई है। तो ऐसा नहीं है ईरान, वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका जंग चाहता है। अमेरिका भी चाहता है किसी तरीके से हम इस जंग से बाहर निकलें, लेकिन मुमताज भाई, इस जंग से बाहर निकलने के लिए उसको सेफ पैसेज चाहिए, विक्ट्री वाला चाहिए। हम अगर बिना कुछ लिए जाएंगे वहां पर तो हम हारे हुए माने जाएंगे, हमारा देश हमको हारा हुआ मानेगा। तो वो ये चाहते हैं कि ईरान कह दे कि ठीक है भाई, हम नहीं बनाएंगे यूरेनियम, हम अपना हैंडवर्क करते हैं, तो हम उसी को लेकर आ जाएंगे और अपनी जीत दिखा देंगे। बात शुरू क्यों नहीं हो पा रही है? 2 पॉइंट बात रुकी हुई है। ईरान ने कहा हुर्मुज खोलो तो बात हम करेंगे। इन्होंने कहा कि बात तभी होगी जब तुम अपने यूरेनियम सौंपोगे। अब यहाँ पे बात आके उलझी हुई है, यहाँ पे बात आके लटकी हुई है।
अब कब इस पे बात आगे बढ़ेगी, क्या होगा, अभी कुछ कह सकते नहीं है। लेकिन ये जो बात सुबह आती है कि हमला हो जाएगा, मार देगा, तो अमेरिका ने इस तरह से लटका दिया है कि नाम की शांति है और पूरी तरीके से अशांति है। क्या हुआ आपका सीज फायर गाजा का हुआ, क्या हुआ? इतना ड्रामा हुआ, स्टेज बना, डोनाल्ड ट्रंप आया, सब साइन किए, क्या हुआ? क्या आज गाजा वालों पे हमला नहीं होता है सीज फायर के नाम पे? क्या आज वहां लोग नहीं मारे जाते? आप लोगों की जमीन कब्जा कर ली सीज फायर के नाम पे, यहां पर आपने हुरमुज कब्जा करने की कोशिश की सीज फायर के नाम पे, आपने लगा दिया वहां पर। अब आप ये चाहते हो कि अमेरिका के ऊपर ईरान हमला करे, तब अमेरिका सब लोगों को कॉल करे, देखो हमने हमला नहीं किया है, हमला ईरान कर रहा है, आओ तुम लोग साथ में खुलवाओ हुरमुज को। तो इन चीजों को ईरान भी समझ रहा है, इसीलिए ईरान इनके ऊपर कोई हमला भी नहीं कर रहा है, वो भी अपनी बातों से दबाव बना रहा है। जी मुमताज भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी खबर ये आ रही, देखिए ट्रम्प ने मुबैना तौर पर ईरान अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है, उनको खारिज कर दिया है, जो उन्होंने अपना एजेंडा भेजा था, अपनी तजवीज भेजी है, और कहा है कि जब तक परमाणु मुआहदा नहीं हो जाता है तब तक जो नाकाबंदी है अमेरिका की वो जारी रहेगी। जबकि आईआरजीसी ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि अगर तुमने नाकाबंदी नहीं खोली तो फिर हम हमले के लिए तैयार हैं, ये भी आईआरजीसी ने कहा है, और बाबुल मंदब हम जो है वो भी बंद कर देंगे। तो अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज को खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया है, और जब तक तेहरान जौहरी मुआहदे पर रद्दमंद नहीं हो जाता है उस वक्त तक अपनी बंदरगाहों की अमेरिकी फौजी नाकाबंदी जारी रखेंगे। ये नाकाबंदी बमबारी से कुछ ज्यादा मौसर है, वो एक भरे हुए यहाँ पे सूर की तरह दम घुट रहे हैं, और ये उनके लिए बदतर होने वाला है। उनके पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते, ये ट्रम्प ने एक तरीके से कहा है। लेकिन ईरान ने कहा है कि भाई सब बात करोगे लेकिन ये बात नहीं हो सकती है, हम ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी फिलहाल जो है वो जौहरी मुआहदे पे हम बात जो है वो नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे देखिए, जयदीप साहब ने लिखा है कि आज जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसकी कीमत बढ़कर $119 हो गई है, और ये मैं समझता हूं कि अभी और ज्यादा, और इसका हर जगह असर पड़ेगा। हसन रेड्डी साहब ने लिखा है कि मोदी जी के इजराइल जाने से पहले पता था कि ईरान पर हमला होगा, और ये भी पता था कि खामनाई साहब और उनके कमांडरों पर भी हमला होगा। ये सब बातें मैं समझता हूं कि ये इन बातों पे कहीं कोई अब दम नहीं है, इस तरीके की कयास आराइयां कि क्या था। इसके अलावा यहाँ पे एडवोकेट राशिद साहब $25 मिलियन नहीं, $38.5 मिलियन अमेरिका का खर्च हुआ है, ये पेंटागन की रिपोर्ट है। और 1.5 ट्रिलियन जो है वो मांगा है कि हमें चाहिए अभी यहाँ पे खर्च के लिए। तो ये भी आप देखिए, तो बहरहाल ये सूरत हाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो राशिद साहब, जिस तरह से फिर अमेरिका एक तरफ निकलना चाहता है, दूसरी तरफ जो है ये कह रहा है कि साहब नाकाबंदी नहीं वो करेंगे, फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग हो जाएगी। तो सवाल ये है कि फिर बातचीत शुरू कैसे होगी, क्योंकि रूस ने भी अमेरिका से कहा है कि भाई तुम अपना प्रोग्राम थोड़ा से बदलो, अपनी शर्तें न्यूक्लियर क्लियर को लेकर के, क्योंकि अब तो देखिए बाकायदा एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट भी ईरान हो गया है। तो ऐसे में क्या लग रहा है राशिद साहब? जो है वो चला गया है राशिद साहब का। नेटवर्क पहले ही से काफी कमजोर था, जैसे ही नेटवर्क आएगा मैं फिर लेकर के आऊंगा। यहाँ पे जमील साहब कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल लातों को बहुत बातों से नहीं मानते हैं। जी राशिद साहब, नेटवर्क थोड़ा पहले भी थोड़ा वीक था, खैर अब जो भी है। जी फिर लग रहा है चला गया है। तो जैसे ही यहाँ पे सीआईए के एक पूर्व अधिकारी सार्वजनिक रूप से ईरान के अब्दस शाह के बेटे रजा पहलवी को एक रंगीन मिजाज व्यक्ति कहकर खारिज कर दिया है। जी राशिद साहब। जी अब सही हो गया।
हाँ बस बहुत अच्छा फोटो नहीं आ रहा है, बहुत हल्का फुल्का जो है। जी। तो तो देखिए, तो उसमें ये कहा गया है कि ये देखा जा रहा है कि अमेरिका देख रहा है रशिया को कि रशिया फुल सपोर्ट में ईरान की है, तो वो तो वही बात करेगा जो ईरान के पक्ष की होगी। तो इसलिए ये रशिया की बातों का कोई ज़्यादा उसके ऊपर असर नहीं है। हाँ, अगर लाल सागर वाला एरिया ब्लॉक कर दिया जाता है, तो 3 दिन के अंदर-अंदर या तो वॉर चालू हो जाएगी या तो ये हुर्मुज़ से पीछे हट जाएँगे। यही पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इनको उसको बंद करना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि हुर्मुज़ से अमेरिका पीछे हटे, तो फिर इनको वो वाला एरिया बंद करना पड़ेगा। मुमताज़ भाई, हम अभी अपना नेटवर्क सही करके आते हैं। यहाँ पे परवीन गुलबशा साहिबा ने जो लिखा है वो मैं बता दूं, हुर्मुज के मामले में रूस और चीन का रवैया संदेहात्मक है। इसलिए ईरान को चाहिए कि हुर्मुज से अगर यहाँ पे नाफे का सौदा है तो टैक्स लगाना चाहिए, नफे यानी फायदे का सौदा है टैक्स लगाना चाहिए। इनको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए और वो अपने हिसाब से देखिए ईरान कर रहा है मेरे ख्याल से। और ऐसा नहीं है कि ईरान चीजों पे गौर नहीं कर रहा है। ईरान उस पे हर एक चीज पे नजर बनाए हुए, नजर रखे हुए है। तो यहाँ पे आप देखिए ये बहुत ही जो ताजा अपडेट यहाँ पे यहाँ पे इजरायली मिलिट्री क्लेम 20 और नाइट अटैक्स इन लेबनान डिस्ट्रॉयड सीज फायर। ये आप देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही वो मैं आपको, क्योंकि जो लेबनान में अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत ही सख्त वहाँ पे कशीदगी जारी है। वहाँ पे एक तरीके के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, हालात जो है वो खराब हैं। और हिजबुल्लाह जो है वो भी कार्रवाई के लिए तैयार है। यहाँ इजरायली फौज ने जंगबंदी के बावजूद लेबनान में रातों रात 20 हमलों का दावा किया है। इजराइल की फौज का कहना है कि उसने जनूबी लेबनान पर रातों रात 20 हमले किए, जिनमें हिजबुल्लाह के कमांडर जिनके हिजबुल्लाह के कमांड मराकज और फौजी ढांचों को निशाना बनाया गया है। एक हमले में उसने कहा है कि उसने इजरायली फौजियों के करीब पहुंचने वाले हिजबुल्लाह के एक जंगजू पर ड्रोन हमला किया है, जिससे वो मारा गया है। ऐलान करदा जंगबंदी के बावजूद इजराइल की फौज ने कहा है कि वो जनूबी लेबनान में शुमाल में इजरायली फौजियों और शहरियों के लिए का खतरात को दूर करने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। उनको कहा कि ये हमारे लिए खतरा है और इसलिए जहां जहां हमें खतरा लगेगा हम वहां वहां कार्रवाई करेंगे। ये हमारा राइट्स है, ये हमारा हक है, हम किसी को मानने वाले नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है कि 72 घंटों के भीतर 32 ईरानी जहाजों ने अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़ा है। 52 ईरानी जहाजों ने जो अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ करके और एक तरीके से कामयाबी। जी राशिद साहब आ गए। जी राशिद भाई। जी मुमताज़ भाई, तो हम ये बात कर रहे थे आपसे कि लाल सागर जब तक ब्लॉक नहीं होगा, तब तक अमेरिका की तलब नहीं बढ़ेगी। और जिस दिन लाल सागर ब्लॉक कर देंगे, ज़्यादा नहीं लगता हमको 3 से 4 दिन में पूरी दुनिया में हाहाकार बहुत तेज़ हो जाएगी। क्योंकि जो हालात क्रिएट कर रहा है अमेरिका कि हम किसी तरीके से परेशान करें ईरान को, तो ईरान पीछे हटेगा। हम ईरान को फाइनेंशियली तोड़ें, उसके यहाँ पर फाके चालू हो जाएँ, भुखमरी चालू हो जाए। ये सारी स्ट्रैटेजी है। यही काम तो इसने इज़राइल ने गाज़ा में भी किया था कि लोग भूखों मरें, प्यासों मरें, इनके पास इलाज के लिए दवा ना हो। तो वही काम ये कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। होर्मुज़ पे ईरान जाने वाली किसी भी मदद को रोकने की कोशिश कर रहा है कि ईरान कोई मदद भी न जाए। तो जो हालात ये क्रिएट कर रहा है, इसका एक ही इलाज है और वो इलाज है आपका बाबल मंदिर। उसको ब्लॉक कर दिए अभी आप देखिए, कल ब्लॉक हो जाएगा, कल 30 तारीख है। 4 से 5 तारीख को देखिए घुटनों के बल आ जाएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें इज़राइल का है। बाबल मंदिर ब्लॉक होने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान इज़राइल का है। इज़राइल में बहुत तबाही आ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है
कि अगर आपको अमेरिका को बैकफुट पे रखना है तो बाबरी मंदिर को आपको घेरना पड़ेगा। अब क्योंकि सऊदी अरब का वहां से पूरा बिजनेस चल रहा है और सऊदी अरब का ज्यादा लॉस ना हो, ईरान को ये भी देखना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान चाहता है कि सऊदी अरब को नुकसान हो, कतर का नुकसान हो, कुवैत का नुकसान हो। वो खुद किसी का नुकसान नहीं चाहता है, बस वो चाहता है कि हमारा नुकसान ना हो। अभी तक सब लोग ऐसी जिंदगी जी रहे थे, ईरान के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ था, सब परेशान थे, लेकिन कभी किसी ने पूछा भी नहीं कैसे जी रहे हो। और ईरान ने कोई इन लोगों को न हुरमुज ब्लॉक किया, न किसी को कोई धमकी दी। लेकिन मुमताज भाई, जब बात आपकी आ जाती है कि अब हम पे हमला हो गया है, तो इस हमले को हम एक निर्णायक भूमिका तक लेके जाएंगे। ईरान ने वही किया, इस अटैक को निर्णायक भूमिका तक ले जाने की पूरी कोशिश उसने की, जितनी उसके अंदर थी। वो बाकी अलग बात है कि वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वो क्या बयानात, क्या प्रोपेगेंडा, अभी कौन से हथियार निकलने वाले हैं, अभी और क्या करना है। कुछ हकीकत होती है, कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी होता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो परेशान था और लोग आराम से थे। आज जब उसने अपनी परेशानी को दुनिया के सामने ला करके सबको उसमें इन्वॉल्व कर दिया अपनी परेशानियों के साथ, तो अब सब लोग परेशान हो गए, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। तो अब कोई ईरान को बुरा नहीं बोल रहा है, अब कोई बुरा नहीं बोल रहा, ईरान तो बोल रहा है हमने तो खोल दिया है, उनसे खुलवाओ, मैं थोड़ी रोक रहा हूं, आप उनसे खुलवाओ, वो क्यों नहीं खोल रहे हैं।